नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सेहत में हम हर बार अलग अलग विषय पर बात करते हैं और एक्सपर्ट से जानते हैं सभी के सुझाव। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म डिसऑर्डर और उसके निदान के बारे में। सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुचिता गोयल, मनोरोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। चूंकि आज हम बात करें ऑटिज्म के बारे में, जो बेहद गंभीर समस्या इन दिनों उभर कर आ रही है, सब पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब से सबसे पहले जान लेते हैं ऑटिज्म होता क्या है। ऑटिज्म एक मानसिक विकार है। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है उस समय पे ये विकार आने लगता है। लगभग 2 से 3 साल की उम्र में ही हमको इसके लक्षण पता चल जाते हैं। ऐसे तो ऑटिज्म के अंदर बहुत विभाजित है, इसलिए हम इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें तरह तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और अलग अलग एज ग्रुप में भी हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। बट यस, 3 साल के पहले इसके लक्षण आ जाते हैं। जी, लक्षणों की जिस तरीके से आप बात करें डॉक्टर साहब की, इसके लक्षण जो है वो 3 साल से पहले दिखने लगते हैं। क्या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे पेरेंट्स को पता चल जाए कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म की बीमारी हो सकती है? राइट। ऑटिज्म के जो 3 प्रमुख लक्षण हैं, हम 2 प्रमुख और एक एडिशनल ले सकते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन इशू, सोशल कम्युनिकेशन इशू होता है, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे को सामाजिक रूप से वह कंफर्टेबल नहीं रहता है। अगर आप कोई सामाजिक प्लेस में लेके जाएं तो वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, वो रोने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं अक्सर। तो एक जो सोशल प्लेस पे है उनका सोशल कम्युनिकेशन लैक होता है। सेकेंड, लैंग्वेज बैरियर। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका बोलचाल की जो भाषा डेवलप होनी चाहिए उम्र के हिसाब से, वो बोलचाल की भाषा डेवलप नहीं हो रही होती है। थर्ड, हम साथ में और एक जो देखते हैं बच्चों के में, रेपिटेटिव बिहेवियर। जैसे कुछ बच्चों पे रेपिटेशन बिहेवियर हमें दिखता है कि गोल गोल घूम रहे होते हैं या ई करके आवाज़ निकाल रहे होते हैं, हाथों को गोल गोल घुमाना, ताली मारना। तो इस तरीके के जो कुछ रेपिटेटिव जो मूवमेंट है वो हमको देखने मिलते हैं। 3 साल की उम्र में अगर हम देखें तो जैसे बच्चों का जो बोलने का होता है मोनोसिलेबल, जैसे माँ पा, वो लगभग आने लगता है साल भर के अंदर अंदर। तो ये बच्चों में ये नहीं आ रहा होता है। और साथ में जैसे बच्चे देख के मुस्कुराते हैं, हमको एक छोटा नवजात शिशु भी जब 3-4 महीने का होने लगता है तो वो देख के मुस्कुराना, समझना या नॉइस को थोड़ा सा ध्यान देना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बच्चों में लैकिंग हो रही होती है। तो इस तरीके के जो लक्षण हैं, ये 3 प्रमुख लक्षण हमें जब देखने को मिलते हैं तो हम इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में या ऑटिज्म डिसऑर्डर पे लेके जाते हैं। साथ में अन्य और भी लक्षण हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे ये बच्चे सेंसरी को हाइपो या हाइपर स्टिमुलस रहते हैं। जैसे कितना भी आप उनके सामने आवाज़ कर ले वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। या तो कुछ बच्चों को सुई से भी प्रॉब्लम होती है, घड़ी की सुई से भी वो उनको परेशान करने लगते हैं। उनका रिस्ट्रिक्टेड रूटीन फॉलो होता है। तो इस तरीके के कुछ लक्षण हैं जो हमें ऑटिज्म में देखने को मिलते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या ये ऑटिज्म जो बीमारी है ये जन्मजात बीमारी है या कुछ साल निकलने के बाद भी बच्चों में हो सकती है, या पैदा होने के साथ ही इसके जो सिम्टम्स रहते हैं, जो चीज़ें शरीर के अंदर रहती हैं वो जन्मजात रहती हैं? ये जन्मजात बीमारी होती है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उस समय पे एज पर रिसर्च उसका इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होना, मतलब जो बाहरी का है उसका इन्फ्लुएंस अगर बच्चे में आने लगता है, कुछ जीन्स में ऐसे चेंजेस आ जाना जिसकी वजह से पूरा कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। साथ में अगर माता पिता की उम्र बहुत ज़्यादा है उस समय पे, अगर वो गर्भ धारण किए हुए हैं, तो ये जन्म से ही जो है जब बच्चा पैदा होता है तो वो ऑटिज्म के ट्रेट्स को लेके पैदा होता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 2 साल 3 साल में हमें इसके लक्षण सामने दिखने लगते हैं। जी, कारण क्या कुछ हो सकते हैं डॉक्टर साहब? जिस तरीके से आप बता रहे हैं, यदि आपको इस बीमारी से बचना है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही जो भी कारण होते हैं वो इसी के दौरान होते हैं? हम प्रेगनेंसी बोल सकते हैं, साथ में जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी रहता है। अगर माता पिता में से या किसी को है तो जीन्स अगर चेंज हो जा रहे हैं तो वो जेनेटिक कंपोनेंट भी एक है जो मेजर रोल प्ले करता है। साथ में जो हम अन्य चीज़ें देखते हैं, जैसे अगर कुछ बहुत ज़्यादा कभी वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, कुपोषित या माता पिता पे ज़्यादा बातचीत ना होना, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होना, 35-40 वर्ष की उम्र में गर्भ धारण करना, तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से हमें ऑटिज्म देखने को मिलता है। जी डॉक्टर साहब, बच्चों में कब पता चलता है कि वो ऑटिज्म के से प्रभावित हो रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चों का जो नॉर्मल डेवलपमेंट है
जैसे 3 महीने की उम्र में बच्चा सोशल स्माइल देने लगता है, अगर आप हंसो तो बच्चा भी आपको देख के थोड़ा स्माइल कर रहा होता है। फिर बच्चा माँ पा ऐसा कुछ 9 महीने में कू 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 करने लगता है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये मिसिंग होने लगती है धीरे धीरे, हमें दिखता ही नहीं कि बच्चा ये डेवलप कर रहा है चीज़ें। तो 2 साल 3 साल की उम्र के आते आते तक और ये सारे लक्षण हमें आने लगते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 3 साल तक समझ में आ जाता है कि इस बच्चे को ऑटिज्म है, इसका उपचार हो जाता है, और क्या उपचार है, किस तरीके से बच्चे पर इस ट्रीटमेंट को किया जाता है? देखिए, ऑटिज़म सबसे पहले जो चीज़ें हैं कि हम इसको कभी क्योर नहीं कर सकते। ये ऐसा डिसीज़ नहीं है कि जो आपने उसका क्योर कर लिया। ये हम जो कह रहे हैं 2 या 3 साल की उम्र में पता चलता है। अगर हम इसको बहुत जल्दी पहचान कर ले तो बच्चा काफ़ी हद तक विद बिहेवियर ट्रेनिंग, विद अदर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, वो काफ़ी हद तक एक बेटर लाइफस्टाइल जी सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं होती है, लोगों को इसका लक्षण के बारे में पता नहीं होता है, तो ठीक है थोड़े टाइम पे बोलेगा, थोड़े टाइम पे बोलेगा, करते करते हम 5 साल 6 साल 8 साल उसके सारे बिहेवियरल इश्यूज़ को हम नज़रअंदाज करते रहते हैं कि नहीं ठीक है ये बच्चा अभी थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगा। तो ये जो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं लक्षण, फिर बच्चा को जब बाद में लेके आते हैं तब बहुत परेशानी देखने को मिलती है। तो मेनली ये जो मैं स्ट्रेस कर रही हूँ 2 से 3 साल, ये इसीलिए कि अगर हम अवेयर होते हैं हम लक्षण के बारे में तो हम तुरंत ही अपने पीडियाट्रिशियन या साइकाइट्रिस्ट, हम अपने आसपास हमें बच्चों के डॉक्टर से या मनोरोग से मिलना चाहिए और हमें बच्चों का जो ट्रीटमेंट है वो तुरंत चालू करना चाहिए। जी, वाकई में डॉक्टर साहब आपने ये बहुत ज़रूरी बात कही है। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं कि नहीं, कई बच्चे देर से बोलते हैं, कई बच्चे देर से रिस्पॉन्स करते हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो इस बीमारी को इग्नोर कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें लक्षण पता नहीं होता है, ऑटिज्म नाम की भी कोई बीमारी होती है ये हमें पता नहीं होता है, तो हम नज़रअंदाज करते जाते हैं। सिर्फ अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो हम फिर भी वेट कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज के साथ साथ अगर और भी चीज़ें, जैसे मैंने बताया सामाजिक व्यवहार हो गया, रिपीटिशन वाली कोई चीज़ें, बहुत रिस्ट्रिक्टेड रह रहा है, या छोटी सी भी आवाज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देना, या बड़ी आवाज़ों पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करना, आप बच्चे का नाम ले रहे हो, बच्चे अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या रिवर्सल देखना, जैसे मुझे पानी चाहिए के बदले बोलेंगे कि आप पानी पियो। तो इस तरीके की जो रिवर्सल हमें देखने को मिलती है, तो ये सारे लक्षण को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, क्योंकि बच्चों की समझ है वो लगभग 2 साल से शुरू हो जाती है और सारी चीज़ों को, सेंटेंस को सब अच्छे से बोलने लगते हैं। आहार कितना इम्पोर्टेंट है इस बीमारी में, क्या कुछ आहार देना चाहिए? जो रिसर्च के अकॉर्डिंग है, ग्लूटेन एंड केजिन फ्री, ये दोनों, ग्लूटेन फ्री मतलब जैसे हम जो अपना व्हीट खा रहे हैं, बार्ले खा रहे हैं, ये सब में ग्लूटेन रहता है, और केजिन जैसे आपका डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क से बने कुछ प्रोडक्ट्स हो गए जैसे आइसक्रीम हो गई, तो जो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बच्चों के आहार में नहीं देनी चाहिए। इसके पीछे जो रीज़न है, क्योंकि ये जो इनके प्रोटीन होते हैं, हम नॉर्मली जिस तरीके से हमारा जो ब्रेन है इसको ले लेता है, ऑटिज्म वाले बच्चों में ये जो इनके जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, और इनकी जो हलचल है, उनका जो आक्रोश है उसको और बढ़ाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस हो रहा है तो हम उनकी डाइट में 2 चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी डाइट केजिन फ्री हो, जैसे कि मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, दूसरा ग्लूटेन फ्री हो, जैसे कि आपका गेहूं हो गया। तो अगर हम ये 2 डाइट अगर अवॉइड करते हैं तो काफ़ी हद तक हमने देखा है कि बच्चों के जो व्यवहार है उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि डाइट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाएगी यदि आपको इस बीमारी से निजात पाना है। तो डॉक्टर साहब, मेडिकेशन कितना ज़रूरी हो जाएगा इस बीमारी के लिए? जिस तरीके से आप बोले साइकोलॉजिकल तरीके से भी ठीक कर सकते हैं, क्या दवाइयों के थ्रू भी बच्चे ठीक हो सकते हैं? देखिए, दवाइयों का जो रोल है यहाँ पे वो उनके बिहेवियर मैनेजमेंट को है। अगर हम एक ऑटिज्म का बच्चा देखते हैं तो उसके साथ में हमको अन्य बीमारी भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि ADHD हो गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसका मतलब कि बच्चे में ज़रूरत से ज़्यादा चंचलता है, 1 मिनट वो बैठ नहीं सकता, ध्यान नहीं दे सकता। अगर ऑटिज्म के साथ ऐसे ADHD है, या ऑटिज्म के साथ उसको और कोई बिहेवियरल इश्यूज़ है, नींद आने में दिक्कत हो रही है, तो इस तरीके की इश्यूज़ के लिए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के लिए हम दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। बट ऑटिज्म इट्सेल्फ को ठीक करने के लिए कोई दवाइयाँ नहीं बनी है और वो किसी से ठीक भी नहीं हो सकता। ये हम सिर्फ बिहेवियर मैनेजमेंट करते हैं, बच्चों का जो अप्लाइड एनालिसिस बिहेवियर होता है, उनका वोकल ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, स्पीच थेरेपी होता है कि उनको बोलना सिखाया जाए, उनको सब सेंसरी टच के साथ उनको फेमिलियर कराया जाता है। तो ये जो पूरा थेरेपी है, ये थेरेपी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, जो बच्चे के डेवलपमेंट को आगे करने में हमें मदद करती है।
जी डॉक्टर साहब, चूंकि इस तरीके के जब केसेस सामने आते हैं 3 साल के बाद बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, स्कूल में जब नॉर्मल बच्चे अलग होते हैं और इस बीमारी से ग्रसित बच्चे अलग होते हैं, कितनी परेशानी इन बच्चों को होती होगी? आपके पास कई पेरेंट्स भी इस तरीके के आते होंगे जो ये समस्या लेकर आते होंगे। जी, ये जो परेशानी है डेफिनेटली बच्चा आपका स्कूल पे कंफर्टेबल नहीं होता है, वो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट एक ये पॉइंट है कि वो बच्चा अकेले अकेले ही खेलना चाहता है, जैसे चक्कों को गोल घूमते देखना, सुई के कांटे को गोल घूमते देखना, एक लाइन पे पूरा गाड़ी जमा के खेलते रहना। तो ये बच्चे इंटरैक्टिव गेम्स नहीं खेल सकते, दूसरे बच्चों के साथ खेलना इन्हें पसंद नहीं होता, ये बहुत आसानी से दोस्त नहीं बना सकते हैं। तो जो ये सारी परेशानी है उसकी वजह से ये बच्चे काफ़ी अपने आप में आइसोलेटेड रह जाते हैं और दूसरे बच्चे समझ पाते हैं कि ये बच्चा हमारे जैसा नहीं है, तो फिर वो बुली शुरू हो जाती है। तो ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण परेशानी है जो हमें देखने के लिए मिलती है। इसीलिए इसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, लेकिन ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही इशू किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, इस तरीके से अगर इस बीमारी का प्रॉपर इलाज नहीं हुआ तो बच्चे तो दिन ब दिन आगे बढ़ते हैं, क्लास में जाते जाते हैं, क्या पढ़ाई पर भी या ब्रेन पर भी इसका असर देखने को मिलता है या सिर्फ बिहेवियर पर ही इसका असर देखने को मिलता है? नहीं, बिल्कुल इसका जो कॉग्निटिव है उसमें भी हमको इसका पूरा असर देखने के लिए मिलता है। ये जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों में मेमोरी बहुत शार्प होती है, लेकिन क्योंकि हम उनको सिखाने के लिए हमें तकलीफ है, वो नॉर्मल जिस तरीके से बाकी बच्चे सीख जाते हैं इनको सिखाने का तरीका अलग होता है। जैसे इनको पिक्टोरियल कुछ इमेज फॉर्म में सिखाएं तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो इनके लिए पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है, समझाने का तरीका भी अलग होता है। तो ये जो सेक्शन होता है ऑटिज्म बच्चों के लिए, ये सेक्शन ही अलग होता है। कुछ स्कूल्स में इनके सेक्शंस अलग होते हैं या इनको एक शैडो टीचर दिया जाता है जो इनकी हेल्प करता है चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आपसे कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी, ऑटिज्म डे को लेकर हम बात कर रहे थे। कब होता है ये डे और क्या कुछ अवेयरनेस अभी तक भारत में इस बीमारी को लेकर नहीं है? भारत में हम देखा जाए तो अब क्योंकि ऑटिज्म के बारे में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है, इसलिए इसका डायग्नोसिस भी जल्दी हो रहा है और मैनेजमेंट भी छोटी उम्र से करना शुरू कर दिया गया है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 2 से 6 हर एक व्यक्ति में, अगर हम देखें तो 5 में से आप देखेंगे एक इंसिडेंस का रेट अपन देखें तो 2 पर 1000 to 6 पर 1000 इसका इंसिडेंस है। मतलब 1000 में से किसी 2 बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। तो ये इतना कॉमन, हमें अब इसको डायग्नोस कर पा रहे हैं क्योंकि लोग में इसमें अवेयरनेस आ रहा है। हम इसके लिए ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों को हम इसके बारे में बता सकें, इसके लक्षण के बारे में बता सकें और जो बच्चा है उसको एक बेहतर जिंदगी दे सकें। जी डॉक्टर साहब, यदि ये बीमारी ठीक नहीं होती है तो क्या जिंदगी भर, जब बच्चे तो बड़े होते जाते होंगे, इसी तरीके से उनका बिहेवियर रहता है, उसी तरीके से पेरेंट्स फिर परेशान रहते होंगे, क्या ये बीमारी कभी भी या उम्र के साथ ठीक नहीं होती है? इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सही टाइम पे मैनेजमेंट चालू कर देना। अगर आप सही टाइम पे मैनेजमेंट चालू करते तो आप काफ़ी हद तक बच्चे को एक नॉर्मल लाइफस्टाइल दे सकते हैं जिसमें उनको समझना, चीज़ों को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ की आप ट्रेनिंग देते जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहती वो 100% नॉर्मल, बट येस वो काफ़ी हद तक एक अच्छी नॉर्मल लाइफ वो जी पाते हैं अगर आपका मैनेजमेंट सही समय पे चालू हो जाता है तो। जी डॉक्टर साहब, आपके पास कुछ केसेस की बात कर लेते हैं, चूंकि आपके पास मनोरोग विशेषज्ञ हैं, कई तरीके के पेशेंट्स आते होंगे। किस तरीके के बच्चे आपके पास ज़्यादा आते हैं? पेरेंट्स को क्या कुछ ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, कई बार लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो वो परेशानियां आप बताना चाहें दर्शकों को? बिल्कुल, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है माता पिता में एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम। ये कोई भी माता पिता के लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है जब उनको हम बताते हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज्म का ट्रेट है या ऑटिज्म की बीमारी है। तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस बात को एक्सेप्ट करना और भिन्न भिन्न तरीके के बहुत सारे उनके मन में जो इमोशंस उठते हैं, भावनाएं जागती है, खुद पे गिल्ट करना, बच्चे के ऊपर और आक्रोश दिखाना और उस चीज़ पे बिलीव नहीं करके वो काफ़ी समय अपना व्यर्थ कर देते हैं। तो हम जो ये देखते हैं कि माँ बाप की तरफ से उनके एक्सेप्टेंस की बहुत प्रॉब्लम आती है। साथ में दूसरे, क्योंकि ये बच्चों को संभालना ही थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और इसीलिए जो ट्रेनिंग के दौरान पे हम माताओं को और पिताजी को भी ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर ये ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं ली जाए तो भी कई बार माँ बाप को भी फ्रस्ट्रेशन आता है और वो बच्चों पे काफ़ी अपना अग्रेशन दिखाने लगते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं मोस्ट कॉमन अपने ओपीडी में देखती हूँ। थर्ड, यस, बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज आता है, जैसे ताली बजाना, ई करके चिल्लाते रहना, चिखते रहना, बहुत रोना, तो उससे भी माता पिता को काफ़ी परेशानी होती है। जी डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा उद्यमी होते हैं और पूरा टाइम उधम करते रहते हैं, कई लोग समझ नहीं पाते, क्या उस तरीके के बच्चों को भी ये बीमारी होती है? ये जो पूरा टाइम शैतानी करते हैं, इधर चढ़ना उधर चढ़ना, लोग समझ नहीं पाते और बोल देते हैं ये तो ज़्यादा शैतान बच्चा है, या क्या उसे भी ये बीमारी हो सकती है?
ये हम अगर सोचे तो ये एक ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव जो डिसऑर्डर है, इसमें हम देखते हैं कि बच्चा जरूरत से ज़्यादा चंचल है। आप कोई भी स्पेस में उसको लेके जाइए, अपने घर पे आप बाहर कहीं घुमाने लेके जा रहे हैं, ट्यूशन पे, स्कूल पे, अक्सर ये कंप्लेन आने लगती है कि आपका बच्चा बैठता नहीं है एक जगह, दूसरे बच्चों को परेशान कर रहा है, घूमते रहता है पूरी क्लास में। ट्यूशन पे भी वही दिक्कतें करना, घर पे भी आप किसी अपने नेबर्स के घर या फ्रेंड्स के घर लेके जा रहे हैं तो भी वहाँ पे एक जगह टिक के नहीं और सब चीज़ों को छूते रहना। तो ये जो बच्चे होते हैं ये मोस्ट कॉमनली हाइपर एक्टिव जो डिसऑर्डर होते हैं उसके बच्चे होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कोमॉर्बिड हो सकता है, जैसे ऑटिज्म का कोमॉर्बिड ADHD हो सकता है, तो वैसे ही ये हमें साथ में मिल सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर वक्त मिले। जी डॉक्टर साहब, यदि किसी बच्चे को ऑटिज्म है तो क्या उसकी डाइट पर भी इसका असर देखने को मिलता है या उसका खाना पीना नॉर्मल होता है? जो इसका खाना पीना है, ये बच्चे बहुत चूजी होते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं अपने खाने को लेके। उदाहरण के लिए अगर कुछ बच्चों ने फिक्स कर लिया कि मुझे ग्रीन कलर का ही खाना है या येलो ही खाना है, तो ये बच्चे बहुत हट्टी हो जाते हैं, फिर उन्हें ग्रीन और येलो ही खाना होता है, आप कुछ भी करिए वो नहीं खाते हैं। तो ऐसे बच्चों में फिर माता पिता को काफ़ी कष्ट होता है कि वो क्या हर दिन ऐसा ग्रीन, येलो, रेड या जो भी कलर पे वो फिक्स्ड है वो कैसे उनको दें। तो ये एक डाइट पैटर्न जो है, ये हम देखते हैं कि कई बच्चों का ये फिक्स्ड हो जाता है, एक कंसिस्टेंसी में ही वो खाते हैं, तो उनको वही कंसिस्टेंसी हर दिन चाहिए होती है और उनका समय बहुत निश्चित होता है। अगर 1 बजे का समय है तो 1 बजे ही उनको चाहिए, आपने अगर थोड़ा भी लेट किया तो फिर उनके पूरे बिहेवियरल इश्यूज आने लगते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जानना चाहूंगी, शैतान बच्चे और ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे, इन दोनों में आप अंतर कैसे कर पाएंगे? क्योंकि बच्चे तो आजकल नॉर्मली जितने भी हम देखते हैं शैतान ही होते हैं, कैसे समझ पाएंगे या पेरेंट्स कैसे समझ पाएंगे कि हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है या वो नॉर्मल है, ऐसे ही शैतानी बच्चे करते हैं? अगर हाइपर एक्टिव बच्चे की अगर हम बात करें तो हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं वो हर कम से कम 2 सेटिंग में, जैसे घर पे भी या स्कूल पे भी, या आप समझ लीजिए स्कूल पे या आपके फ्रेंड्स के घर पे भी, तो इस तरीके के 2 सेटिंग में अगर वो लक्षण है जिसमें बहुत ज़्यादा चंचलता है तो हम उनको हाइपर एक्टिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप नॉर्मल बच्चे और हाइपर एक्टिव बच्चों पे आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, घर का माहौल किस तरीके का होना चाहिए? पेरेंट किस तरीके से वर्क कर सकते हैं? मतलब डॉक्टर का तो अपना रोल है ही, क्योंकि फर्स्ट डॉक्टर और सारी जो भी चीज़ें होती है वो घर से ही निकल कर आती हैं। पेरेंट्स को किस तरीके से इस कंडीशन में अपने बच्चों के लिए ट्रीटमेंट देना चाहिए और कैसा माहौल रखना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम तो 1 घंटे के लिए ही बच्चे के साथ होते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, लेकिन जो बाकी के 23 घंटे हैं वो माता पिता ही अपने बच्चे को संभाल रहे होते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो घर का इन्वायरमेंट है वो ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो, जैसे बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ या ऐसी चीज़ें ना हो आसपास। अगर बच्चा को परेशानी है लाउड नॉइज से तो ना हो, कुछ बच्चों को परेशानी नहीं होती तो उनका चल जाता है। उनकी जो रूटीन है हमें कोशिश करना चाहिए कि उनकी जो रूटीन है वो उनको हम फिक्स रख सके ताकि उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। उनको फिजिकली हमें एक्टिव रखना चाहिए। घर पे भी जो आपको ट्रेनिंग पे सिखाया जाए वो आपको घर पे भी बच्चों को प्रॉपर प्रैक्टिस कराना चाहिए, और कोशिश करिए कि घर पे ज़्यादा लड़ाई झगड़े या अलग चीज़ों से अपन बच के रहें। तो एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट अगर बच्चे के लिए हम क्रिएट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें भी हेल्प करता है सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करने में और बच्चों को भी। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये, यदि किसी के 2 बच्चे हैं, एक नॉर्मल है और किसी एक को ऑटिज्म है, तो पेरेंटिंग कितनी मुश्किल हो जाती है कि किस तरीके से बैलेंस करेंगे दोनों बच्चों में, और क्या इसका असर दूसरे बच्चे पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल ऐसे बहुत सारे हमारे पास कपल हैं जिसमें एक बच्चे को ऑटिज्म है और एक बच्चे को नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे को ऑटिज्म है उस पर माता पिता का फोकस ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो बच्चे को ज़्यादा नीड होती है फोकस की, इसकी वजह से। तो एक ये परेशानी हम देखने को मिलते हैं। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि अगर वो छोटा या बड़ा बच्चा है तो वो हेल्प करता है अपने ऑटिज्म वाले जो भाई या बहन है, उसको वो काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं कि उनका रूटीन नॉर्मल रहे। तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं कि आप अपने जो एक और बच्चा है उसको आप किस तरीके से कंफर्टेबल, किस तरीके से केयर लेके आप दोनों के बीच में आप प्रेम और एक केयरिंग का पार्ट दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ में आंकड़ों की बात कर लेते हैं। आपके पास कई सारे पेशेंट्स आते होंगे, किस तरीके से कोई आंकड़ा सामने आया है कि छत्तीसगढ़ में हर साल कितने पेशेंट ऑटिज्म के बच्चे निकलते हैं? अगर मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करूं तो ऐसे स्पेसिफिक आंकड़े नहीं है, बट ओवरऑल इंडिया में मैं बोलूँ तो लगभग 18 मिलियन बच्चे ऐसे होंगे जिनमें हम ऑटिज्म अभी देखते हैं। जी, यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा ये बताया जा रहा है। जिस तरीके से आप सेशन लेते हैं, ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, आपने बताया 1 घंटे का सेशन होता है,
1 घंटे के सेशन में पर्टिकुलर एक बच्चे पर ही फोकस किया जाता है या कई सारे बच्चों को एक साथ ट्रीट किया जाता है? बिल्कुल, ये जो सेशंस होते हैं ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट जो इनके लिए ट्रेंड है ये प्रोफेशनल्स लेते हैं इनके लिए सेशंस। और ये डिपेंड करता है कि आपका सेटिंग कैसा है। कई बार ग्रुप सेटिंग होती है और ग्रुप सेटिंग में हर एक बच्चे के साथ वर्क किया जाता है। उस ग्रुप सेटिंग में भी इंडिविजुअली एक के ऊपर 2 या 3 बच्चों का लोड रहता है कि उनको किस तरीके से चीज़ें सिखानी है। तो आपकी सेटिंग किस तरीके से है, क्लिनिकल सेटिंग, उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर ये हम ग्रुप में ही देखते हैं कि जहाँ बच्चों को धीरे धीरे ग्रुप में कंफर्टेबल किया जाता है और चीज़ें सिखाई जाती है। जी डॉक्टर साहब, सेशन की आपने बात करी है किस तरीके से लिया जाता है, ट्रीटमेंट क्या असर करता है? वाकई में सेशंस जो होते हैं उससे बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल आगे जाकर जीते हैं, या कितने % बच्चों पर ये ट्रीटमेंट असर करता है? अगर आप रेगुलर है सेशंस में तो इसका डेफिनेटली आप पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। हमने बहुत सारे बच्चों पे देखा है कि जो पहले बिल्कुल भी सामाजिक रूप से कंफर्टेबल नहीं हुआ करते थे या बिल्कुल कुछ नहीं बोलते थे, अब विथ रेगुलर सेशंस पिछले साल भर में, 1.5 साल में, वो काफ़ी हद तक अब सामाजिक रूप से कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत एक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, बट डेफिनेटली उनका कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है। वो लोगों से के साथ अगर हाय हेलो बोला जाए तो वो उसका रिस्पॉन्स करने लगे हैं। तो अगर अपन देखें तो एक अच्छे से अगर आप रेगुलर सेशंस ले रहे हैं, रेगुलर जो आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया जा रहा है आप घर पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट अपन को देखने के लिए मिलता है। जी डॉक्टर साहब, चूंकि समय की कमी है, फाइनल एडवाइस आपसे जानना चाहेंगे, फाइनल एडवाइस जो हमारे दर्शकों को आप करना चाहें। बिल्कुल, ऑटिज्म एक ऐसा मानसिक विकार है जो डेवलपमेंट के टाइम पे पता चल जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपने बच्चे पे ऐसे लक्षण देख रहे हो जैसे कि उनका रिवर्सल आ रहा है आई को यू, उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट पे डिले हो रहा है, एक ही तरह की एक्टिविटी पे वो रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा बच्चों के साथ घुलना मिलना नहीं, अकेले अकेले खेलना, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आप अपने नियर बाय पीडियाट्रिशियन को ही, बच्चों के डॉक्टर को ही मिलिए और कोशिश करिए मनोरोग विशेषज्ञ तक भी आप इस चीज़ के लिए पहुंच पाएं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आई और दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी दी, एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी दी जिसके लिए लोग अभी भी अवेयर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यदि आपके बच्चे में भी इस तरीके के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो एक बार डॉक्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं, किसी भी मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अवेयर जरूर रहिए और आप अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। सेहत में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।